सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। कुछ अच्छी खबरें हैं या एट द वेरी सेम टाइम कुछ मुतनाज़ खबरें हैं। खबरें आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, ख़ुद ही फैसला कर लीजिएगा कि इन खबरों पर मुस्कुराना है, ताली बजाना है या सर पीट लेना है। सदर मुअज़्ज़म नर्सिस की बेहतर तरबियत के ख़्वाह हैं। सोच तो अच्छी है, लेकिन अगर सदर मुअज़्ज़म अपने पार्लियामेंटेरियंस का, अरकान पार्लियामेंट का हाल देख लेते हैं, उनकी अखलाक़ी पस्ती और जवाल की जानिब एक निगाह या एक नज़र डाल लेते, तो मेरा ख़्याल है इसे एक हसरत, इसे एक तमन्ना का इजहार करते हुए उन्हें भी 100 मरतबा सोचना पड़ता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो पार्लियामेंट पर लानत भेज चुके, वो लोग जो पार्लियामेंट पर लानत भेजने के बाद पार्लियामेंट के तमाम तर, उस मुतनाज़ पार्लियामेंट के तमाम तर फ़यूज़ व बरक़ात समेटते रहे, तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उन्होंने इंजॉय की, और आज वो साहिब मसनद हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, वो कारकुनों की तरबियत कर भी क्या सकते थे? ये एक सवाल है जिस पर रोशनी डालेंगे हमारे आज के मेहमान। दूसरी जानिब एक मरतबा फिर मसीहा की बहादुरी के ढोल ढपाके बजाए जाने लगे हैं। बताया गया है, तबलची मीडिया कह रहा है कि अमेरिका को अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि माजी में हमने जब अमेरिका को अड्डे दिए थे तो हमने वज़राए आज़म को कब जहमत दी थी? ये सब काम वज़राए आज़म से पूछ करके कब हुए हैं, जो अब वज़ीर आज़म और तबलची इतराते फिर रहे हैं कि हमने अड्डे देने से इनकार कर दिया? जनाब मन, अगर ये काम हुआ तो आपसे बाला बाला ही होगा, आपको भी इंशाअल्लाह अखबार से ही पता चलेगा। दूसरी जानिब सोशल मीडिया दहशतगर्दों के वारे न्यारे हो गए हैं। एक मरतबा फिर वो सोशल ब्रिगेड, वो जिहादी या फसादी ब्रिगेड जो इमरान खान साहब को बिला वजह ही पता नहीं क्या बनाने पर तुली है, हालांकि मुझे यकीन है, मेरा ईमान है कि इमरान खान साहब को इन सब हरकतों की ज़रूरत नहीं। उनको रोज़गार देने के लिए या मज़ीद रोज़गार देने के लिए वसीम अकरम प्लस ने पंजाब हुकूमत का अपना निजी टेलीविज़न चैनल शुरू करने का इरादा ज़ाहिर किया है, फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा है कि हम टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। ये अलग बात कि ये टैलेंट वो होगा जिसके रगो पै में इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब, मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म, और उनकी वफ़ादारी भरी हुई होगी। तो इसका मतलब है कि अब हम इमरानियात पर बनी हुई ताज़ा तरीन डॉक्यूमेंट्रीज़ और नगमों के लिए और सरकारी मिदहत के लिए एक मरतबा फिर तैयार हो जाएं। लेकिन मिदहत तो और बहुत सारे लोग भी करते हैं, फिर हम सरकार को ही क्यों कोस रहे हैं? आज मेरे साथ है एक ऐसी बागोबहार हस्ती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में वाहिद बरसर रोज़गार वज़ीर हैं, जो मुझसे बार बार नाराज़ होने के बावजूद भी एक और मरतबा मुझ पर एतबार करते हैं, फिर उसके बाद नाराज़ हो जाते हैं और फिर एतबार करके मेरे प्रोग्राम में आते हैं। मैं तारुफ़ करा दूँगा, हालांकि तारुफ़ के मोहताज नहीं है वो शख्सियत, मोहतरम जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मन, कैसे मिजाज हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह पाक का करम है सर। सबसे बेहतर है। प्रोग्राम के बाद ना आपकी बेहतर रहेगी ना मेरी बेहतर रहेगी। बस सर देख लीजिएगा, शुरू आपने किया है, मैं तो बड़ी शराफत से इंट्रो दिया था मैंने। बहरहाल सर, मैं ये कह रहा था कि सदर मोहतरम की इस ख्वाहिश को अगर हम देखें, मैंने जस्ट एक प्रेडिक्शन किया है कि प्रोग्राम के बाद, एक मिनट सुनो, प्रोग्राम के बाद ना आपकी तबीयत बेहतर रहेगी तो ना मेरी तबीयत बेहतर रहेगी। आवाम इंशाल्लाह बड़ी हशाश बशाश होगी, बड़ी खुश होगी। सही होगी। आप सवाल शुरू करो। सही होगी, बिस्मिल्लाह करो जरा। चले। अच्छा सर, जो सप कचड़ा कटो जरा, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तयशुदा प्रोग्राम है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सवाल पूछ रहा है, 3 मिनट का जवाब सुनना है, बीच में टोका टोकी की तो हाँ ठीक है। ये पहला इंटरव्यू होगा जो मैं गन पॉइंट पे ले रहा हूँ, लेकिन चलें, बहरहाल मकाम इस तरह की भी आते हैं। सर, पूछना ये था कि सदर मोहतरम की ये ख्वाहिश बेजा तो नहीं कि नर्सिस की जो है वो आला बैनुल-अक़वामी मेयारात के मुताबिक तरबियत की जानी चाहिए? सर, मेरा ख्याल है कुछ तरबियत अपने पार्लियामेंटेरियंस की भी कर लेते। मादरजात गालियाँ बकने वाला आज भी वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी है, उसकी गालियाँ अगर आपने नहीं सुनी तो मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, सुन लीजिएगा, और आज का बयान भी उसके आपको भेजता हूँ। मेरा ख्याल है दोनों में से किसी एक पर तो वो आ जानी चाहिए जो ख्वाजा आसिफ कहते थे, मगर किसी को नहीं आ रही, इंक्लूडिंग उनके खुद के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस सवाल से भी अहम कि जो आपने अपने इंट्रो के अंदर एक ताना मारा
उसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि जो पूरी 22 करोड़ पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ है, आज मैं और आप हक बनता है कि खड़े होकर इस तरह सल्यूट मारकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करें कि जिन्होंने अमेरिकन्स को अमेरिकन टीवी चैनल के ज़रिए से, अमेरिकन एंकर के ज़रिए से पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कोई लीडर, कोई वज़ीर आज़म, कोई प्रेसिडेंट आया कि जिसने हम सारों का दिल खुश किया। और आज हमें महसूस हो रहा है कि हम इज़्ज़तदार पाकिस्तानी हैं, हम गैरतमंद पाकिस्तानी हैं, हम जुर्रतमंद पाकिस्तानी हैं, हम वलवला रखने वाले पाकिस्तानी हैं, हम आज़ाद पाकिस्तानी हैं, हम एटम बम रखने वाले पाकिस्तानी हैं, हम मिसाइल प्रोग्राम रखने वाले पाकिस्तानी हैं, और फिर हम कायदे आज़म के पैरोकार पाकिस्तानी हैं। और जना गाफिल ना हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना के मज़दाक, इलामा इकबाल के शाहीन पाकिस्तानी है। आज मुझे भी और आपको भी और आपके कैमरामैन को भी, आज 22 करोड़ पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है, उनके दिल में लड्डू फूट रहे हैं कल से कि यार कोई तो वज़ीर आज़म आया कि जिसने हमारे दिलों की बात की। और वो दिल लद गए कि जब हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म पर्ची लेकर थरथराते हाथों, कांपते पाँव के साथ और बार बार पानी पीते हुए ओबामा को मिसेस ओबामा और मिसेस ओबामा को ओबामा सांसें ले लेकर उखड़ी हुई सांसों के साथ गुफ्तगू करता था, और एंड में कहता था कि मिस्टर ओबामा जल्दी से पाकिस्तान आ जाएं, दाल और चावल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर वो दौर भी लग गया कि जब आपके आज़ाद मुल्क के अंदर उसामा बिन लादेन के नाम पर अमेरिकन कमांडोज आते हैं और आपकी आज़ादी को तार तार करके चले जाते हैं। और उस वक्त का प्रेसिडेंट होना ये चाहिए था कि वो गिला करता, शिकवा करता, एप्रीहेंशन शो करता, रिजर्वेशन शो करता, वो शिकायत करता, लेकिन वो सदरे अमेरिका को फ़ोन करके और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फ़ोन करके कहता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये काम कर दिया और हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी। आज पूरा पाकिस्तानी फ़ख्र से सर बुलंद करके खड़ा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। तो नूरुल आरफीन साहब, ये मेरा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको खराज तहसीन पेश करें। आप अगला सवाल ये पूछेंगे कि दिखावे की बातें हैं, तो जनाब नहीं सर, अगला सवाल पूछने की जहमत मुझे उठा लेने दीजिए ना काइंडली। अब अगर सवाल भी खुद पूछेंगे, जवाब भी खुद, तो कैसे होगा? सुने, मैं जवाब अभी दे दूंगा। नहीं, जवाब आपने पहले सवाल का भी नहीं दिया। पहला सवाल मैंने आपका नाम पूछा था, आपने जो है वो नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड नंबर बताते बताते और पासपोर्ट पे आके खत्म कर दिया। पहला सवाल खत्म हो गया, आपने दूसरे सवाल का जवाब दे दिया, और उस सवाल में से कई सवाल निकलते हैं। अच्छा, आप पहला सवाल, आप पहला सवाल, हाँ आप पहला सवाल, आपने सवाल क्या पूछा था कि जनाब वो आपका मामले खसूसी जनाबे वाला आज से 2 महीने पहले इसी असम्बली के फ्लोर पर इस मुल्क का एक साबिक वजीर आज़म था कि जो आले शरीफ का ज़ाती पपेट है, उसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर स्पीकर असम्बली को, मैं भी पार्लियामेंटेरियन हूँ और पिछले 22 साल से जो है वो इलेक्शन की पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, मैं भी जानता हूँ, आप भी बीइंग एंकर जानते हैं कि पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर पार्लियामेंट का दर्जा माज़अल्लाह नौज़बिल्ला, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि काबा के बराबर होता है, मस्जिद के बराबर होता है उसका तकद्दुस, पार्लियामेंट का तकद्दुस, फ्लोर का तकद्दुस, इमाम का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उसने खड़े होकर स्पीकर को कहा कि तुम्हारे मुंह पे मैं जूता मारूंगा, लेकिन फिर उसके बाद उसमें हिम्मत नहीं हुई कि वो माफी मांगे। फिर उसके बाद आपका यहां पर कहा गया कि गाली देना पंजाब का कल्चर है। 15 दिन, तकरीबन 4 दिन जो है ना, उसको छितर परेड और लितर परेड होते रहे। आज उसने दबे लफ्जों के अंदर माफी मांगी, लेकिन मैं खराज तहसीन इस एक्ट के ऊपर अली नवाज अवान को पेश करूंगा कि उसने गाली बकी, उसने गलती की, जिस दिन उसने कोताही की, जिस दिन उसने गुनाह किया, जिस दिन उसने जर्म किया, उसी दिन शाम को उसने कहा कि मैं इस पे माफी मांगता हूं। तीसरे सवाल की ज़हमत उठा रखता हूं। ने भी, मेरी अम्मा ने भी, मेरे घर वालों ने भी मुझे कहा कि घर में वापस मत आना। जनाब फर्क तो आपको पता चल गया, बिल्कुल ठीक है, जवाब मिल गया, बेहतरीन, आपको पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया, आले शरीफ का और जवाब मिल गया। रोहेल असगर का मैं पीआरओ बिल्कुल भी नहीं, जो उन्होंने किया वो इंतहाई लानतान वाली हरकत थी, लानतान हुई भी सर। लेकिन यहां सवाल दर सवाल निकल आया। आपने फरमाया कि अली नवाज आवान जो हैं उनको उनके घर वालों ने और जो है वो मजम्मत फरमाई। चलिए, हालांकि ये हरकत तो काबिल मरम्मत थी, लेकिन हम मजम्मत पे इक्तफा कर लेते हैं। पूछना ये था कि इमरान खान साहब हमारे मुल्क के अभी तक तो वज़ीर आज़म है ना, इसका नोटिस जो बाइडन लेगा,
स्पीकर साहब ने इसका नोटिस लिया और वो एक आदमी जो कल तक टूटी फूटी उर्दू में ये झूठ बोलता रहता था कि इमरान खान आएगी तो 200 अरब डॉलर लाएगी, 100 अरब अमेरिका के मुंह पे मारेगी, यूरोप के मुंह पे मारेगी और 100 अरब से जो है वो मजे करेगी, यानी पाकिस्तानी अवाम को मजे कराएगी। वो आदमी मेज पे चढ़ करके और ताता थैया करता रहा और स्पीकर को उसका नाम याद रहा ना उसके खिलाफ कार्रवाई याद रही। फीके, माजे, ताए, दरबान, माली, खानसामा सबको सस्पेंड कर दिया। 7 आदमियों का नाम है, उसमें जरताज गुल का नाम नहीं है, उसमें डंडापुर, माफ कीजिएगा, गंडापुर का नाम नहीं है और उसमें वो इमरान खान आएगी का नाम नहीं है। स्पीकर की याददाश्त कमजोर है या इमरान खान साहब आजकल जरा अर्शे मोहल्ला पे हैं, हालांकि वो नॉर्मली वहीं रहते हैं। अच्छा, एक तो आपके प्रोग्राम की वसातत से पूरी कौम को एक दफ़ा फिर तज़कीर कर दूं कि ये सारे के सारा फसाद, ये सारी की सारी गुंडागर्दी, ये सारी की सारी बदमाशी अली गौहर बलोच उसकी उन गालियों के ऊपर मबनी नारों की वजह से शुरू हुई और जो उसने बेगम सफदर अवान और शहबाज शरीफ साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शन और ख़ास प्लानिंग के तहत उसने देना शुरू की। उसके बाद वो नारे नहीं थे, वो क्लियर कट गालियाँ थी और नंगी और गंदी गालियाँ थी जो नारे की सूरत में उसने बड़े फ़ख्र के साथ लगाई। उसके ऊपर उसने माफ़ी नहीं मांगी क्योंकि आले शरीफ और नून लीग के अंदर माफ़ी मांगने का तसव्वुर नहीं है, ठीक है ना जी, जिसे शायद खान अब्बासी ने नहीं मांगी। वहाँ से जो सारी लड़ाई शुरू हुई उसके ऊपर जब सारा जवाब आया तो जिन जिन लोगों ने कैमरे की नज़र में आए और जिनके अल्फाज और कलमात वो नज़र आए कि उन्होंने गाली गलोच का सहारा लिया है, उसको स्पीकर ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई। 1 दिन की लगाई या 2 दिन की लगाई, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हुई। उसके ऊपर फिर जिसने अपना जेस्चर दिया, अली नवाज अवान ने सबसे पहले उसी दिन शाम को माफ़ी मांगते हुए कहा कि मेरे घर वालों ने भी मुझे डांटा है और मेरी जाती ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे कभी भी मेरी ये वीडियो ना देखें। इसको कहते हैं आला ज़र्फी। वो तो सवाल खत्म हो गया, हमेशा झुक के मिलते हैं, ये सवाल तो खत्म हो गया था। नूरुल आरफीन साहब, आपने कभी गाली नहीं दी। नहीं, मैं तो आपने कभी गाली नहीं दी। कैसेट निकालने के चक्कर में तो फाइनेंसर नहीं मिला। सवाल का जवाब दें, आपने कभी गाली नहीं दी। भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, फाइनेंसर नहीं मिला। मैं तो कह रहा हूँ कभी फाइनेंसर नहीं मिला मुझे। मैं तो ऑडियो कैसेट रिलीज करने वाला था। मैं कब हाजी सनाउल्लाह बन रहा हूँ? मैं तो वाहिद एंकर हूं पाकिस्तान का जिसने आपके एक नफीस लोगों का वो एक छोटा सा नन्ना सा बौना उसने मुझे जब देनी शुरू की थी तो मैंने 2 से ज़रब करके दे दिया और उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल आरफीन नामा शुरू किया। मैं तो पाकिस्तान का वाहिद एंकर हूं, टीवी पे बैठ के बोल रहा हूं। मैं कोई मुल्ला थोड़ी हूं, मैं कोई हाजी थोड़ी हूं। लेकिन मैं पार्लियामेंट में थोड़ी खड़ा हूं, मैं थोड़ी पार्लियामेंट को काबा कह रहा हूं, मस्जिद कह रहा हूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब अच्छा और साह ले लो ना और ब्रेक ला लो, दूसरे कोई बात करने दो ना। सुनो, अब बात ये है, वो हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। ये किसी ने बड़ा ज़बरदस्त शेर कहा है, मैं अक्सर ये सुनाता हूँ। हादसा हो गया लेकिन हादसे से बड़ा सानहा ये होता है कि बंदा ठहरे ही ना, बंदा महसूस ही ना करे कि उसने क्या कर दिया, उससे क्या हो गया। जो महसूस कर लेता है वो इंसान होता है, जो महसूस नहीं करता वो शैतान होता है। फिर उसको इब्लीस का जो है वो दर्जा दे दिया जाता है। फिर अल्लाह पाक की तरफ से कहा जाता है कि जा, तू पहले जो है वो सबसे महबूब था, अब तो सारों से ज्यादा बुरा और मरदूद है। ठीक हो गया, लेकिन आपके ख्याल में आपने ना ख्याल करना ही करना है। आपने ख्याल न करने वाले को शैतान कहा, शर्मिंदगी लाता है। सर आपने ख्याल न करने वाले को शैतान कह दिया, चलिए ये आपकी जाती राय है, लेकिन यहाँ आपके ख्याल में हजरत स्पीकर ने क्यों ख्याल ना किया कि वो जो मेज पे खड़ा हुआ और धिनताक कर रहा था वो इमरान खान साहब का एक मुंह चढ़ा वजीर, उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करते। वो मेज मस्जिद में रखी हुई एक मेज पे चढ़ के और नाच रहा था। नहीं, उसने कोई गाली गलौज तो नहीं नाच डांस तो कर रहा था ना, गंदे नारे तो नहीं लगाए ना। सर डांस तो कर रहा था, वो लगाता तो वो रक्कास तो नहीं है, वो डांसर तो नहीं रखा हमने। नहीं डांस नहीं, वो डांस। अब नूरुल आरफीन भाई, आज हमारा पंजाब असम्बली का जो इस वक्त सेशन चल रहा है उसके पहले दिन जनाब हमजा शहबाज साहब की क़यादत में ये सीटियां और ये पीपड़ियां ये लेके सारे अंदर आए हुए थे। सबसे पहले ये लेकर आए। अब इनसे पूछो, मतलब देखो बात ये है, मैं अपनी जाती राय दूं, अब तसल्ली से सुनिएगा, बीच में टोकिएगा ना। मैं दूसरी दफ़ा MPA बना हूँ, मुझे 8 साल हो गए हैं जना असम्बली के अंदर बैठते हुए, 8 साल मैं बैठा हूँ। मेरी हिस्ट्री है कि अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदक़े, मौला अली के सदक़े, मैंने कभी असम्बली के अंदर हूटिंग, नारेबाजी, आवाज़ें कसना, किसी मुखालिफ की तकरीर के दरमियान किसी किस्म का कोई वर्बल या कोई जनाब प्रैक्टिकल जनाब किसी किस्म का कोई बिहेव करना, मुझे सख्त नफरत है इन चीज़ों से। ठीक है, हाँ, अपनी बारी पे खड़े होकर बात करो,
चाहे सख्त करो, चाहे क्रख्त करो, चाहे अच्छी किसी को लगे, चाहे बुरी लगे, ये राइट है मेरा। बिल्कुल। लेकिन मैंने कभी, और मैंने अपनी आंखों से आज तक देखता हूं, वो बड़े बड़े रऊसा, वो बड़े बड़े स्कॉलर और मुदब्बर जो शाम को बैठ के टीवी चैनलों में आपके साथ बैठ के ना एथिक्स और वैल्यूज की गोलियां और कैप्सूल और टीके बेचते हैं, खुदा की कसम असेंबली पे खड़े होके जिस किस्म की हरकत कर रहे होते हैं, शर्म से जो है वो सर झुक जाता है। ठीक कह रहे हैं। ये ऐसी ऐसी चीजें भी नजर आती हैं। तो मेरी जाती राय में तो ये सारी चीजें गलत हैं, सारी चीजें गलत हैं। ठीक है सर, अब थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आप हमें कम ही मुयस्सर आते हैं। गाली के अलावा हर बात करो। राइट हो गया, राइट हो गया, आगे बढ़ते हैं। सर आपने अपने इस खुतबे में जो आपने अभी बिना पूछे ही दाग दिया, हालांकि मेरा सवाल वो अगला वाला था, लेकिन आपकी उसी बात से मैं कुछ पॉइंट्स निकाल करके और आपको कोशिश करता हूं लाजवाब करने की। आपने फरमाया कि कौम को खड़े होकर के और सलूट करना चाहिए, बल्कि आपने ये फरमाइश भी की कि दोनों हाथों से सलूट करना चाहिए। सर पूछना यह था कि एक तकरीर भी फरमाई थी खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसके ताने दे दे करके हमें बहुत रुलाया गया, आटा टांसू रुलाया गया इस कौम को, और उसके बाद कौम को देखने के लिए नीलबटा सन्नाटा ही मिला। कभी बिजली की कीमतें, कभी पानी की कीमतें, कभी फलाना माफिया, कभी ढिकाना माफिया। वो आदमी जिससे मुल्क में रहने वाली माफिया कंट्रोल नहीं होती, वो सिर्फ बयान दागता चला जा रहा है। उसको बयान दागते दागते 3 साल हो चुके, उसके वजीरों को खुशनुमा ख्वाबों के जंगल में भटकाते भटकाते 3 साल हो चुके। वो आदमी अमेरिका को जो है वो उसकी औकात बताने के लिए चला है। जो बाइडन हंस रहा है, अंकल सैम के देश में हाहाकार मची हुई है। और दूसरी बात जनाबे मन, ये अमेरिका को अड्डे वजीर आजम कब से देने लगा? वजीर आजम इतना चौधरी कब से हो गया पाकिस्तान का? माजी में जनरल मुशर्रफ ने वजीर आजम से पूछ के अड्डे दिए थे। माजी में जो हमारे लोगों ने अड्डे दिए थे अफगानिस्तान को, वो जनरल क्या नाम था उसका, ज़ियाउल हक, उसने जुनेजो से पूछ करके अड्डे दिए थे। सर वजीर आजम का किरदार यहाँ भी जो होता है आपको वो पता है, उसको भी टीवी देख करके पता चलता है या कोई उसको अपना बताता है कि सुनो तुम मुल्क के वजीर आजम हो, ये कांड हो गया। अब जरा जवाब दीजिए। अच्छा, अब तसल्ली से 3 मिनट मेरा जवाब सुनना, बीच में टोकना नहीं। पहली बात यह है कि जो वजीर आजम 2.5 सालों के अंदर कोविड-19 के क्राइसिस के बावजूद, आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के जनाब साजिशों के बावजूद, तमाम माफियाज की साजिशों के बावजूद पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस पे ला सकता है, जो वजीर आजम इन सारी साजिशों के और कोविड-19 के बावजूद पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रेमिटेंस को पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 27 अरब डॉलर तक ला सकता है, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 26-26.5 अरब डॉलर की तक एक्सपोर्ट्स लेवल को ले जा सकता है, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कि जो पाकिस्तान के अंदर आपके दासू डैम, भाषा डैम, मोहम्मद डैम को बनने के लिए अपना दिन रात एक करके प्रैक्टिकली चीज़ों को मटेरियलाइज कर सकता है, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कि जिसने पाकिस्तान के ऊपर जो अरबों डॉलर के जो जनाब पेनल्टीज लगी हुई थी रेकोडेक से लेके और बाकी मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, अपनी कमाल हिकमत के साथ उसकी हुकूमत उसको माफ करवा सकती है। वो पाकिस्तान का वजीर आजम कि जो पाकिस्तान के इमेज को साफ करते हुए, पॉजिटिव करते हुए, आपके FATF के उन तमाम जनाब स्याहियों को जो पिछले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान के चेहरे पे मली थी, इन्होंने उसको तकरीबन साफ कर चुका है। वो पाकिस्तान का वजीर आजम कि जो आज पाकिस्तान के ग्रोथ रेट को 4% तक ले आया कोविड-19 के बावजूद, वो पाकिस्तान का वजीर आजम ये राइट रखता है कि वो आंखों में आंखें डाल के वो आपकी जनाब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से लेके अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को कहे कि हम आपके दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, हम आपके दोस्त हैं, लेकिन हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपको अफगानिस्तान से निकालने के लिए हर हवाले की आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन हम आपको अपने जमीन देकर जो है वो हम तालिबान को, ईरान को, चाइना को, रशिया को हम उनको अपना दुश्मन नहीं बनाएंगे। वो मुल्क का वजीर आजम ये बात करने को डिजर्व करता है। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सवाल के जवाब की आखिरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ब्रेकिंग भी है। जनाबे वाला वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये अकेले डिसीजन नहीं लिया, इस डिसीजन के पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भी टेक है। इस आपके डिसीजन के पीछे मुल्क के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब आपके जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की वो तमाम की तमाम सलाहियतें भी, उनकी डिग्निटी भी, उनका पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन भी, उसने पूरी अपने अदारे और What's new in it? What's breaking in it? सारी उसके साथ खड़ी है। What's breaking in it? This is not breaking news, sir.
प्लीज फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक, इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं तो आपके ख्याल में मैं इतना अनपढ़ हूं, मैं इतना गधा हूं कि मुझे ये बात नहीं पता कि इमरान खान साहब ये बात किस बिना पे कर रहे हैं? ये बात तो मैं भी समझता हूं। यही तो मेरा सवाल था, आपने इमरान खान साहब की शान में मजमून लिख दिया, हालांकि दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। चलो आप वजीर हैं सर, सुन तो ले, ये बात तो मैं भी जानता हूं कि भाई दिस हैज नथिंग टू डू विद इमरान खान, दिस हैज वेरी मच टू डू विद जनरल बाजवा साहब, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये उनका डोमेन है, उनके खेल को खेल रहे हैं और उन्हीं की डी में जाके गोल कर रहे हैं और कह रहे हैं वाह 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 क्या बात हुई। सर ऐसा थोड़ी होता है। जनाब आपकी बात ठीक है कि आप इतने गधे नहीं हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन सवाल आपने गधों वाला किया है। जब आपने सवाल किया है उसमें बता रहे हैं कि आपने ये फैसला करना ही नहीं, फैसला किसी और ने करना है, आप तो फिर आप क्यों चौड़े हो रहे हैं? सवाल आपका गधों वाला है। इसमें गधों वाला सवाल क्या है? जब आप सर मैं मानता हूं आप पंजाब के वजीर हैं, आप सूबाई वजीर हैं, आप वजीर आजम नहीं है, आप वजीर आजम की कैपेसिटी में आकर के कैसे बात कर सकते हैं? इसमें गधापन क्या है? चलिए मुझे बताइए, इसमें मुझे बताइए, ये एज इट इज जाएगा। मेरा नाम नूरुल आरफीन सिद्दीकी है, नूरुल आरफीन सिद्दीकी। ये अगर कुछ कटे न कटे ये बात ऑन एयर जाएगी। बिल्कुल। तो जनाब इसमें गधों वाली बात नहीं है, ये सिर्फ आपका हुस्न ज़न है, ये सिर्फ आपका हुस्न नजर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। सवाल जो आप मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एक मखलूक के ऊपर किताबें लाद दो तो वो प्रोफेसर नहीं बन जाता। और आप और नूरुल आरफीन अब सुन ले, अब सुन लो ना एक मिनट। सवाल आपने जो पूछा है वो गधों वाला था, जवाब आपका ठीक है। आपने खुद कहा सर आप जेबरे वाला जवाब दे दीजिए, मैं आपको गधा तो नहीं कह सकता, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं आपको जेबरों वाले जवाब की दावत देता हूं। चलिए बताइए। आपने खुद कहा और भाई मैंने आप बताइए ना, खिजालत तो मिटानी है। अब सोशल मीडिया ब्रिगेड क्या करेगी? यहां से चंक निकालेगी, क्योंकि उसने पता है कि अगर पहले से निकाल लिया तो चंक नहीं बनना। फरमाइए। नहीं चंक नहीं निकालेगी। हाँ नहीं, आपने खुद कहा अपने आप को, तो मैंने कहा आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसे नहीं है जनाब अमन। जब ये आपका डोमेन नहीं है तो आप चौड़े क्यों हो रहे हैं? मैं तो यही तो पूछ रहा हूं। लेकिन देखो बात अब सारा आज आप सुनो भाई, जो आपकी होती है ना इलेक्टेड हुकूमत पार्लिमानी सिस्टम के अंदर, वजीर आजम के ताबे होती है फौज, वजीर आजम के ताबे होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वजीर आजम ने जो फैसले करने हैं फौज से मुतलका, मुल्क की सॉवरेनिटी से मुतलका, मुल्क के दिफा से मुतलका, वो फौज और फौज की लीडरशिप और फौज के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं उनके मशवरे से करने होते हैं। तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिटिकल अपना जनाब स्टेटमेंट और पॉलिसी और स्कूल ऑफ थॉट देनी होती है ना, लेकिन जो उन्होंने दी है उसके पीछे पूरे अदारे की और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कंसेंट मौजूद है। ये मैंने आपको कहा, ये आप भी यही कह रहे हैं, बस इतनी सी बात है। आगे चलो सर, अगर इतनी लंतरानी और वो भी बेवजह की अगर मैं करने पर कादिर होता तो मैं आज आपकी जगह वजीर होता और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होते थे। हालांकि मैं आपको पतलून की जगह पतलून और कोट की जगह कोट पहनाना चाह रहा था, लेकिन आप बजिद हैं कि कोट की जगह पतलून और पतलून की जगह कोट पहनने वाले कोई वजीर कहते हैं, उसको यूथिया कहते हैं। लेकिन बहरहाल सर आई लव यू, आप इतने अरसे के बाद हाथ आए तो मैं आपको नाराज नहीं कर सकता। जवाब दे दिया, आपने सुन लिया, आगे चलो। राइट, आगे चलते हैं, लेकिन यहाँ मेरा ख्याल मुख्तसर से वक्फे पर जाने का। नाजरीन, फयाजुल हसन चौहान साहब बकलम खुद हमारे साथ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला उनसे इस्तिफादा करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब सर, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए सोशल मीडिया दहशतगर्दों को, जिसके लिए पीटीआई हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली बाज़ाब्ता हुकूमत होने का एजाज़ हासिल किया है, एक खातिर खा बजट, अब इनकार मत कीजिएगा वरना झगड़ा फिर बढ़ जाएगा, फिर पिछले शो की तरह, पिछले सेगमेंट की तरह मामलात इधर उधर हो जाएंगे। बाकायदा ऐवान वज़ीर आज़म में बैठ करके और थपकियाँ दी जाती हैं, बाकायदा खुद सदारत फरमाई जाती है उन सोशल मीडिया जिहादियों के लिए जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी प्रमोट इन्वर्टेड कॉमाज में
करने का टास्क दिया जाता है। हालांकि कारकर्दगी जो है वो सबके सामने है। प्रमोशन किस चीज़ की हो रही है और उस प्रमोशन के लिए बजट कितना रखा गया है ये आप बेहतर जानते हैं। सर, उन दहशतगर्दों के लिए या उन नेकोकार लोगों के मजीद वारे न्यारे होने वाले वसीम अकरम प्लस ने, पंजाब हुकूमत के करता धरता ने, सुर्खील ने, वज़ीर आला ने एक टीवी चैनल खोलने का फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि अब नया टैलेंट सामने लाएंगे। टैलेंट तो सर इन्हीं लोगों में, वो जो एक तितली रात को बैठ करके और आपके प्रोग्रामों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करती है, वो जो इमरान खान साहब की हर गलत को सही कहने का अजर पा रही है कि अब उसको बाकायदा एक नन्हे से टेलीविज़न चैनल पे बाकायदा प्राइम टाइम स्लॉट दे दी गई है झूठ बोलने के लिए। इस तरह के और भी बहुत सारे नेकोकार हैं, अगर तफसील में गए तो बात इधर उधर हो जाएगी। ये मुझे बताइएगा सर, हम लोग फिर जहन साजी अपनी कर रखें, तैयार रहें कि इमरानी खसाइल पर डॉक्यूमेंट्रीज, उसके लिए मिदत के नगमे वगैरह अब हम सुनते रहेंगे और बोर होते रहेंगे? अच्छा, पहली चीज़ तो ये है नूरुल आरफीन भाई कि हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो पिछले जो 5 साल की नून लीग की हुकूमत थी, जिसके नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, जो आजकल ताहयात और वाहयात नाहल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनकी सुपरविजन में वज़ीर आज़म हाउस के अंदर आपकी बेगम सफदर अवान साहिबा ने एक सोशल मीडिया का जनाब पूरा एक सेक्टर और पूरा एक जनाब प्लाटून और बटालियन बनाई हुई थी। और वहाँ पर 35 करोड़ रुपया जो आपकी डिस्कोज़ है ना, वापडा की मुख्तलिफ डिस्कोज़, फेस्को, आइस्को, लेस्को, उनसे 5-5 करोड़ रुपये लिया जाता था और वो पाकिस्तान की आवाम का टैक्सों का पैसा, और वहाँ पर जनाब फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ और अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़ सारा दिन नंगी और गंदी किस्म की जनाब कैंपेन चलाई जाती थी। मैंने लफ्ज़ यूज़ किया नंगी और गंदी, मैं उसका खुद विक्टिम रहा हूँ। बिल्कुल, और आपका नाम लेकर के मैं अपने शो में ये बात कर चुका हूँ। जी हाँ, 4 साल ट्विटर पे और फेसबुक पे, हाँ, मैं विक्टिम रहा हूँ। इंतहाई नंगे गंदे इल्जामात, झूठे इल्जामात लगाकर, जो जिंदगी में कभी किसी ने सोचे भी नहीं होंगे कि उसने जिंदगी का ये गुनाह किया होगा। बेगम सफदर अवान की जाती दिलचस्पी और सरपरस्ती में, बिल्कुल नवाज शरीफ की कोई दो राय नहीं, ऐसी कोई चीज अब नहीं हो रही, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने इस फन को आर्ट का दर्जा दे दिया है जनाब वाला, आपने इस काम को आर्ट का दर्जा दे दिया। आपके यहाँ कितना बजट है सर? अखबारात में खबरें छप चुकी हैं, इस पे प्रोग्राम हो चुके हैं जनाब वाला, आप डिनाइल में जा रहे हैं। आप सुने ना, अब देखो, मैं पंजाब का 2 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रहा हूँ, ठीक है ना जी, और अल्लाह पाक के करम से बाइख्तियार वज़ीर इत्तलात था, ठीक है ना जी। बेख्तियार वाला लफ्ज़ मेरे साथ अल्लाह पाक अल्लाह पाक अल्लाह पाक अल्लाह पाक के करम से जचता ही नहीं है। कुर्सी पे बैठूंगा जिस पे, उस पे इख्तियार के साथ ही बैठूंगा, वकार के साथ ही बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। मैं इख्तियार वाला वज़ीर इत्तलात होने के नाते से आपको बता दूँ, सिंध के जो पंजाब का 1/3 है, 1/3, ठीक है जी, बजट के हवाले से भी, जोग्राफिया के हवाले से भी, हर हवाले से आपके सिंध का बजट जो है पंजाब से कहीं 4 गुना ज़्यादा है इत्तलात का, सिर्फ और सिर्फ आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी जैसे सो कॉल्ड किस्म के जनाब कार्टून किस्म के सियासतदानों को हीरो बनाने के लिए आपने जनाब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया को खरीदने के लिए वो जनाब पैसा लगाते हैं। हमारा उससे चैनल तो आप लोगों ने भी खरीद रखे हैं, मतलब आप हाजी सनाउल्लाह का हमारे दौर के अंदर पोर्ट्रेल कर रहे हैं, मतलब ऐसा ना करें, मैं रो पड़ूंगा खुदा की कसम। सर, बाकायदा चैनल गोद लेने की रिवायत तो आपके दौर में आई है, एक वज़ीर इत्तलात की हैसियत से बाकायदा चैनल गोद लेने की रिवायत आपके दौर में आई है जनाब मन, आई लव यू। है ये आजकल के जदीद दौर है, हर मुल्क, हर सूबे, हर डिपार्टमेंट को राइट हासिल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, आइन और कानून के अंदर रहते हुए वो अपना टीवी चैनल बनाए या अपना सैटेलाइट का जो है वो सिस्टम बनाए, वो बना सकते हैं। अच्छा, मतलब मेरा सवाल तेल है, आपने कह दिया, मैं यूं समझूं कि मेरा सवाल फारिग हो गया। अच्छा सर, एक बड़ा खूबसूरत बयान दागा गया है मोहतरम फवाद चौधरी साहब की जानिब से। फरमाते हैं शहबाज शरीफ के पास पार्टी का कंट्रोल नहीं, मतलब गज़ब खुदा का। गंजे को कह रहा है कि तेरे सर पर बाल नहीं है। मैं खुदा न खास्ता फवाद चौधरी साहब के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ये मिसाल है, एक मुहावरा है, एक ज़रबुल मिसल है। सर, PTI का कंट्रोल किसके पास है, पूछना ये था, क्योंकि यहाँ तो हर आदमी मतलब शुत्र बेमुहार की तरह से चलता चला जा रहा है। मतलब इमरान खान साहब को जितनी सुबकी अपनी माजी में दिए गए बयानात की वजह से होती है,
उसकी आधी कम से कम अपने बेनथे जो है वज़रा की जानिब से होती है, कभी आपके किसी बयान की जानिब से, आपको पता होगा माजी में, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, कभी कोई और वज़ीर, एक वज़ीर ने तो वाकई जिसको कहते हैं WWF शुरू कर दी थी, मैं नाम लिए बगैर बात कर रहा हूँ, आप खुद पहुँच जाइएगा। एक टॉक शो में वो बेचारा एक बेआंत का एंकर था, हालांकि वो राइटर ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहरहाल उसके शो में धिनताक हो रहा था एक पीपल्स पार्टी वाले को पकड़ करके, और जो सलावातें सुनाई गई, बाकायदा मुक्केबाजी का मुकाबला पूरी कौम ने देखा। सर कुछ अगर इशारा इस जानिब भी हो जाए। देखो, मैं ज़ाती तौर पे नूरुल आरफीन भाई उस पूरे इवेंट का ज़िम्मेदार होली सोली उस एंकर को करार देता हूँ, होली सोली। और उस एंकर की हिस्ट्री शीट है। उस एंकर ने हमेशा लोगों की इज्जतों का जनाजा निकालने के लिए, उछालने के लिए हमेशा अपना प्रोग्राम का प्लेटफार्म जो है इस्तेमाल किया है। मुझे याद है 2015 के अंदर जो है वो उन्होंने एक जनाब ताहिरुल कादरी साहब की पार्टी के इंतहाई रिस्पेक्टेबल जनाब एक लीडर था, उसको बुलाया हुआ, नून लीग के एक बंदे को बुलाया हुआ, PTI के एक बंदे को बुलाया हुआ। अब 3 पार्टिसिपेंट मौजूद थे। नून लीग का एक पार्टिसिपेंट स्टूडियो पे बैठा हुआ है, उसके बाद दूसरे पार्टिसिपेंट का तसव्वुर ही नहीं है। आप खुद माशाल्लाह बड़े सीनियर एंकर हैं, आप इस सारी एथिक्स को जानते हैं, लेकिन प्री प्लान्ड उस ताहिरुल कादरी साहब अवामी तहरीक के एंकर को गंदा करने के लिए उन्होंने फ़ोन के ऊपर बदनामे ज़माना उस स्मगलर जना मंशियात के हनीफ अब्बासी को उन्होंने कॉल पे लिया, जान के कि अब वो कुछ बात करना चाहते हैं, मुझे फ़ोन आई है कि वो जनाब इस टॉक शो में कोई बात करना चाहते हैं। और उस फिर हनीफ अब्बासी ने उस अवामी तहरीक के उस लीडर की बहन के हवाले से इतना घटिया और वल्गर इल्ज़ाम लगाया कि यकीन जाने कि मैं देख रहा था तो मुझे शर्म के मारे में पानी पानी हो गया, कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ज़मीन जो है वो मेरे पाँव के नीचे से निकल गई है। और हकीकत 100% उसके बरखिलाफ थी। और लेकिन इसी एंकर ने कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट करते हुए कि नून लीग का पार्टिसिपेंट बैठा हुआ है प्रोग्राम के अंदर, फोन के ऊपर उसको लेके सिर्फ उसको गंदा करने के लिए, ये इसकी पुरानी आदत है। मैं होली सोली ना मैं उस मर्द को ना मैं उस औरत को मैं जिम्मेदार करार देता हूं, मैं उस एंकर को जिम्मेदार करार देता हूं कि जिसको शौक है यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोगों को बुला के उनकी पगड़ियां और उनकी इज्जतें उछालने का। लेकिन सर क़यादत का, आपका पार्टिसिपेंट्स का भी तो कसूर है, आप उनको क्यों माफ़ी दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपके बेटी भाई हैं? आप लोगों को भी तो, आपके अलावा आप वो आदमी नहीं है, आप वाहिद आदमी जिसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन में कह चुका हूं कि आप वाहिद आदमी है जो मेरे प्रोग्राम में बाज़ाब्ता आ रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। उन लोगों को भी तो ऐसे ही खुशामदी और ऐसे ही चमचागिर और ऐसे ही फितना परवर और ऐसे ही बेदांत और बेआंत के एंकर सूट करते हैं जो कोई टेढ़ा सवाल ही ना पूछ सकें, जो आपा बुआ का किरदार अदा करें। हाँ सर, मैं 3 साल हो गए हैं, मैंने जनाब सोलो प्रोग्राम करना शुरू किए हैं। 10 साल में इतना हम समझ गए हैं कि जनाब ये जो टीवी चैनलों पे बैठ के इस किस्म के फितना परवर जो है ना एंकर, वो बैठा के जो है ना वो चूंचे लड़वाते हैं ना, जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेटिव की, और अपने प्रोग्राम की रेटिंग और अपना जो है ना वो 2-4 लाख से लेके 20-25 लाख की जो है ना तनख्वाह को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, मैं तो इस वजह से मैं बिल्कुल, मुझे कोई शौक़ नहीं है टॉक शोज़ करने का। करूँगा, सोलो करूँगा, खुल खुला के अपनी गुफ्तगू करूँगा। उसके अलावा किसी दूसरे के साथ बैठ के मुफ्त का एक दूसरे से टकरे मारने से मैं समझता हूँ कि अपनी और पार्टी की इज़्ज़त ही ख़राब होती है। तो ये उस फितना परवर किस्म के जनाब वो एंकरों का शौक़ है। और है कुछ लोग, आप माशाल्लाह आप इस फील्ड के हो, आपको पता है कि जिनका काम ही यही है। और उन्होंने, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दे दी, इस तरह की कई एग्जाम्पल उसके प्रोग्राम की आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, खुद वो साधु बन जाएंगे, खुद हाजी नमाजी बन जाएंगे, खुद हाथ में जनाब इखलाकियात की तस्बीह लेके जो है वो बड़े स्कॉलर और मुदब्बर बन जाएंगे। लेकिन सारी की सारी शैतानियत और इब्लिसियत वो खुद करते हैं। ठीक हो गया सर, फवाद चौधरी साहब के बयान को आपने लिफ्ट नहीं कराई कि शहबाज शरीफ के पास पार्टी का कंट्रोल नहीं है। सर, कंट्रोल तो इमरान खान साहब के पास भी पार्टी का नहीं है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। आप मुझे बताएं ना, कंट्रोल किसके पास है? बेगम सफदर अवान साहिबा के पास है, सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल नवाज शरीफ साहब के पास है, या जो आपके आजकल जनाब ये जना खादमे आला इक्वल टू कातिल आला, आज 17 जून गुजर गई है, आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले, ठीक है जी, साना मॉडल टाउन की, या फिर आपके ये कातिल आला जना इनके हाथ में है? किसके हाथ में है? या हमजा शहबाज साहब के हाथ में है? आप बताएं ना किसके हाथ में है?
वो बेगम सफदर रवान साहिबा कहती हैं, अब हम अपने आंखों से देखते रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब और साबिक वज़ीर आज़म है, वाइस प्रेसिडेंट है बेगम सफदर रवान, और आपके इजलास की सदारत जो है वो बेगम सफदर रवान कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म और जो सीनियर नायब सदर है वो कुगू कोड़ा बन के जना वो मुंह में गुंगनियाँ दे के साथ बैठे हुए हैं। अब आप बताएं ना, फैसले किसके पास हैं जना। फिर पिछले 1.5-2 सालों के अंदर जो कुछ PDM मिक्स अचार पार्टी के तहत जना यहाँ पे ड्रामेबाजियाँ होती रही हैं, आप बताएं ना ये क्यों अपनी ज़मानत वापस लेके जना वो अंदर जेल में चले गए थे। ये तंग थे ना, इसने अपनी भतीजी को कहा यार जरा तू सप कढ़ना है कढ़ ले, मैं चले अंदर, बाप भी गया बेटा भी गया, दोनों जेल में जाके बैठ गए कि कर ले जो करना है जना, जो तूने तीर मारने हैं मार ले, जो तोपें चलानी है, जो खंजर चलाने हैं चला लो, जो ना जो स्टिंगर मिसाइल चलाने हैं, पेट्राइट मिसाइल चलाने हैं चला लो। तो उसके बाद अब बताओ ना किसके पास है। ठीक है ना फवाद चौधरी ने, फवाद चौधरी ने ठीक है, नहीं वो आधा ही ठीक है ना, बकिया आधे पे आप आ नहीं रहे बावजूद पूछने के, इधर जाता है PTI की कमांड किसके पास है, उधर जाता है तो इधर का हो जाता है। हाँ और भाई PTI के अंदर एक बात याद रखना, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब बाय बर्थ एक कप्तान है। कप्तानी की जो क्वालिटीज़ है ना, ये अल्लाह पाक हर किसी को नहीं देता, ये अल्लाह पाक की ज़ात है कि किसी को बाय बर्थ देता है। वो एक एक चीज़ को भी गाइड करने के लिए ना अपने तर्जमानों की और अपनी लीडर्स की मीटिंग करके वो घंटों घंटों मशवरे करता है। कैबिनेट की मीटिंग पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2.5 सालों में इतनी कैबिनेट की मीटिंग्स किसी हुकूमत ने नहीं की। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। सही है। अच्छा क्यों? सर मीटिंग अगला खेलने के ऊपर अगर आ जाएं, नेशनल इंटरनेशनल रीजनल जितने इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन करता है। राइट अगले सवाल पे आते हैं सर। मीटिंग पे याद आया कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु वाज वेरी पुअर एंड दैट किंग अनफॉर्चुनेटली वाज नन अदर देन मी। एक मर्तबा का जिक्र है कि रावी एक मल्टीनेशनल कंपनी में ग्रुप मीडिया एडवाइज़र था। वहाँ छम खेलने का रिवाज बहुत पुराना था, 6-6 घंटे की मीटिंग्स। मैंने एक शेर बनाया था अंग्रेज़ी में, वो मैं सुना नहीं सकता, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। वो आपसे उम्मीद भी की जाती है और आपसे दरख्वास्त भी है कि लोगों में आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा। सर मीटिंग खेलने का रिवाज तो पाकिस्तान में बहुत पुराना है। शॉर्टकट अजीज़ जिनको कहता हूँ मैं, जिनका नाम था शौकत अजीज़, उनके होते हुए जब OICCI में हम मीटिंग्स अटेंड किया करते थे, ये गुनाहगार इसको ये शर्फ भी हासिल हुआ है। उसमें जब हम एक समा बन जाता था कि पाकिस्तान पेरिस बन चुका, और उसके बाद जब मीटिंग ख़त्म होती थी तो हम उसी गले सड़े निज़ाम के जो है वो शिकार हुआ करते थे। मीटिंग खेलने से और लूडो खेलने से या चील उड़ी खेलने से सारे मसाइल हल हो सकते हैं। इमरान खान साहब अपने 50 अनमोल रत्नों के साथ बैठ करके फरमा रवाए मुगलिया का जो किरदार अदा करते हैं मिसाल के तौर पे, उससे पाकिस्तान का कोई मसला हल हुआ है? उनको तो सिर्फ ये कहना आता है कि जी माफिया ने बेदस्तोपा किया हुआ है। नदीम बाबर पेट्रोल बहरान में पैसे लेकर के, जहांगीर तरीन आपको पता है कौन से बहरान में पैसे लेकर के, और पता नहीं कितने, जुल्फी बुखारी अभी तक उनका कोई पता नहीं है। रिंग रोड स्कैंडल अगेन आपको पता है मीडिया से उसको ब्लैकआउट कर दिया गया। जुल्फी बुखारी पिकनिक मनाने के लिए बाहर जा चुके हैं, जब यहां से क्लियरेंस हो जाएगी तो एक मरतबा फिर वो नाजिल हो जाएंगे। यही मीटिंग के खसाइल हैं सर। अच्छा पहली बात तो ये है कि जुल्फी बुखारी साहब पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। वो सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए दुबई गए थे और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में उन चंद नहीं बल्कि उक्का दुक्का पॉलिटिशियंस में से एक पॉलिटिशियंस है जिसके अंदर थोड़ी सी इज़्ज़त, गैरत और जनाब खुददारी की रमक मौजूद थी, कि जिसने अभी प्रिलिमिनरी सिर्फ आपका जनाब एक रिपोर्ट तैयार हुई जिसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा भी नहीं हुआ था कि जुल्फी बुखारी साहब उसके अंदर इन्वॉल्व है, फिर भी रिज़ाइन दे दिया और तमाचा मारा नवाज शरीफ जैसे और जनाब शाहिद खकान अब्बासी जैसे और ख्वाजा आसिफ जैसे और आपके जनाब इसहाक डार जैसे और इस तरह के 7500 शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जैसे सियासतदानों के मुंह के ऊपर कि ये तर्ज़ ज़िंदगी और ये तर्ज़ सियासत होता है कि अगर इल्ज़ाम लग गया है तो जनाब उसने रिज़ाइन दे दिया और उसके बाद वो पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है ना जी, नदीम बाबर वो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, वो पाकिस्तान से भागे नहीं है। अभी मेरी पहले जुल्फी बुखारी की तो आप सुन लो ना, जो आपने जो ना उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। दूसरी आपने कहा मीटिंग नहीं नदीम बाबर ही जनाब सख्त किस्म के जुमले अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए, अभी सुने तो सही ना, अभी पूरी बात तो सुन लो ना यार।
आपने बड़े करख्त और बड़े सख्त अल्फाज यूज़ करते हुए मीटिंग के हवाले से जो फिक्रे कहे हैं, जो टीवी चैनल पे अभी लोगों ने सुने भी हैं और आप भी रिपीट करके सुन लीजिएगा, लेकिन मैं उससे थोड़े से कम सख्त इस्तेमाल करके कहूँगा कि जनाब नूरुल आरफीन साहब ये सिर्फ अपनी 4, 5, 6, 10 लाख की एंकरिंग पूरा करने के लिए कि इस तरफ तवज्जो ना दिया करें, थोड़ा सा जना कैबिनेट का जना प्रोसेस और कैबिनेट के जनाब मीटिंग और कैबिनेट का एजेंडा, इसका प्रोसेस भी किसी दिन पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये मीटिंग बराए मीटिंग नहीं होती कैबिनेट की। इस कैबिनेट की मीटिंग के पीछे पूरे के पूरे आपके 8 से 10 डिपार्टमेंट्स और अदारे और कैबिनेट डिवीजन इन्वॉल्व होती है और पूरे पाकिस्तान के नेशनल इंटरनेशनल इशू से मुतल्लिका जो एजेंडाज आते हैं उसके ऊपर 6-6 महीने, साल, 2-2 साल, 3-3 साल काम किया होता है, तब जाके एजेंडे में वो आइटम आता है सूबाई या वफाकी कबीना में, फिर जाके उसके ऊपर फैसले होते हैं। नूरुल आरफीन साहब ये जितना जबान बोलकर जितना जमा करके और चबा करके आप मुझे कैबिनेट के तबर्रुकात के बारे में बता रहे हैं, अभी मेरी पश्तो नहीं, कैबिनेट ने अभी तक कोई तीर मारा नहीं है, आपस की बात है। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं कि इमाम काबा भी कमरे में बैठा हुआ होता है और एक तरफ जो है वो जामे अजहर का प्रिंसिपल भी बैठा होता है, इस कैबिनेट को इतना मुतबर्रिक ना बताएं सर। इसमें ऐसे ऐसे अनमोल रतन है जो नवाज शरीफ के पांव चू चू करके जवान हुए, इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी मैं बात करूं ना, जिनके बाप दादा आमिरों से सिलसिला मिलता है उनका। एक आदमी जिसके मुंह में दांत है ना पेट में आंत है, जिसको यूथियों ने सर पे इसलिए चढ़ाया कि उसको इमरान खान ने प्रोपोगेट किया था। सर वो तीसरी दफा मिनिस्टर है। आप उस कैबिनेट के फजाइल मुझे बता रहे हैं सर। शेख रशीद साहब पहली मर्तबा वजीर बने, गुलाम सरवर अवान साहब पहली मर्तबा वजीर बने। कौन से ऐसे वज़रा हैं सर, जनरल परवेज मुशर्रफ के वजीर तक तो आपके पास रहे हैं, आप कैबिनेट के तबर्रुकात मुझे बता रहे हैं। दिल पे नहीं लेना। और भाई किस किताब में लिखा है, अच्छा सुनो, किस किताब में लिखा है कि जनरल अयूब का अगर कोई वजीर होगा तो वो जनरल परवेज मुशर्रफ का नहीं होगा, नवाज शरीफ का नहीं होगा, शहबाज शरीफ का नहीं होगा, इमरान खान का नहीं होगा। अगर वो इलेक्ट होकर आया है तो जिस पार्टी की तरफ से इलेक्ट होकर आया है उसका राइट है कि वो असेंबली का मेंबर बन सकता है और मेंबर बनने के बाद कैबिनेट का मेंबर बन सकता है। मैं फिर कहूंगा कि थोड़ा सा एंकरिंग करने के अलावा आप थोड़े से जो है वो ये कोड ऑफ एथिक्स जो है ना, असेंबली के प्रोसीजर्स भी पढ़ लिया करो। जाने मन जाने तमन्ना ये भी कर लिया करो। उसका राइट है, जो मेंबर मुंतखब हो गया है हुकूमती पार्टी की तरफ से, क्या मत मारो, ठीक हो गया, चीजों को समझो। आगे चलो आप आगे चल रहे हैं। अच्छा सर, ये एक बहुत लंबी आई है, मतलब आप देखिए फुल टॉस की भी कोई लिमिट होती होगी। ऑन अब्बास, मतलब पूरी हुकूमत ही ऐसी चल रही है, सिर्फ रहमतुल्लाह अलैह नहीं लगा पाए अब तक और वो भी किसी दिन लग जाएगा। ऑन अब्बास साहब कहते हैं वजीर आजम ने CIA के डायरेक्टर से बावजूद ख्वाहिश मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अमरीकी हम मनसब से मुलाकात करूंगा। सर मतलब बहुत नहीं हो गई? ये वजीर आजम को अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन बनाना बंद कर दें यार, उनको वजीर आजम ही रहने दें। मतलब अपनी नौकरी पक्की करने के लिए उसको सलाउद्दीन अयूबी बना देते हैं, कभी टीपू सुल्तान बना देते हैं, कभी क्या बना देते हैं। CIA का डायरेक्टर का मतलब पता है? CIA के डायरेक्टर का अगर पड़ोसी भी आ जाए तो यहां इस मुल्क में जितना बड़ा फिरौन है सीट से उठ करके ना खड़ा हो जाए। सर मैं किसी वजह से कह रहा हूं, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, और आपको पता है कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा ही है। जनाबे वाला, आप प्राइम मिनिस्टर को अक्षय कुमार बनने से रोक रहे हैं, खुद ओमपुरी बनने की पूरी कोशिश करते हैं। आप खुद गुलामाना जहनीत के मालिक हैं जो आप इस तरीके से शो कर रहे हैं। CIA का डायरेक्टर क्या चीज़ होती है, क्या तोप चीज़ होती है, वो भाई होती होगी, लेकिन मुल्क के वजीर आजम ने हक सच के ऊपर मबनी, ये कोई झूठ रिपोर्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मेरा लेवल प्रेसिडेंट का है, मैं अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ अपनी पार्लिमानी जमहूरियत और अपने माशरे के जनाब और पाकिस्तान का हेड हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव, तो अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है वो मेरे से रब्ता करे, वो जो किस किस्म की हेल्प चाहेगा, जो लीगल तरीके की होगी, जो बाइडन को हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि हम अमेरिका के दोस्त हैं, हम अमेरिका के दोस्त रहना चाहते हैं, ठीक है ना, तो चाहिए होगी ना, क्यों नहीं चाहिए होगी? जो बाइडन को हेल्प चाहिए होगी सर, मतलब हेल्प के साथ किया वो सारा तालिबान का सर पाकिस्तान की हेल्प के साथ नहीं किया है उसने पाकिस्तान की हेल्प के खिलाफ जंग जो है वो अमेरिका ने सर, उसमें पाकिस्तान ने हेल्प कुछ नहीं की। सॉरी सर, पाकिस्तान ने हेल्प कुछ नहीं की। पाकिस्तान की पॉलिसीज बैठ करके वाशिंगटन में तय होती थी, यहां सिर्फ टेलीफोन आता था। ऐसे ही नहीं आपने मुल्ला ज़ईद को गिरबान से पकड़ करके अमेरिका के हवाले कर दिया था, आफिया सिद्दीकी को उठा करके आपने अमेरिका के हवाले कर दिया था। नो सर,
हमने हमेशा उनकी सर्विस की है, हेल्प करने की पोजीशन में हम ना थे ना है। एटम बम बना करके हमने कौन सा बड़ा तीर तोप तलवार चलवा लिया? यहां इंडिया का तैयारा आता है, उसको मार करके हम गिरा देते। वजीर आजम विदाउट एनी कंसल्टेशन 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उसको अभिनंदन को गजल सुना लो, उसके बाद मेरी सुन लेना। सुनाओ 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 सुनाओ। बस गजल सुना दी मैंने अभिनंदन तक, अब आप आगे जवाब दीजिए। सुनाओ सुनाओ, अभी और सुनाओ ना, फिर मैं अपनी बात करूंगा। बात हो गई मेरी, सुना दी, अब सुन लो, अब तसल्ली से सुन लेना। नेगेटिव चीजें क्यों बताते हो? आप लोगों ने किया है, जाने मन आप लोगों ने किया है। बताते कि रशिया को शिकस्त जो है वो अमेरिका। अबे सुनो, बीच में टोकना ना, बीच ना टोकना 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 ना, 3 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं टोकना। आप पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं बताते कि रशिया को शिकस्त उल्टा भी लटक जाता अमेरिका तो पाकिस्तान के बगैर नहीं दे सकता था? आप पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं बताते कि अमेरिका जो है वो यहां पर जितना अरसा भी उसने सर्वाइव किया है पाकिस्तान की हेल्प के साथ किया है? आप पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं बताते कि तालिबान के साथ जितने मामलात तय हो रहे हैं इस खित्ते में अमन के लिए वो पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकते? आप पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं बताते कि सलाला के ऊपर हमला किया था अमेरिकन एयरफोर्स ने, तो आपके जनाब पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के अदारे ने उनको जनाब छट्टी का दूध याद दिला दिया था। रुक जाइएगा, 8वीं का मैं याद दिला देता हूं, 1 मिनट रुक जाइएगा। आखिरी बात सलाला हमला, सलाला हमले के बाद मेरी अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं बताते कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रूल्स के मुताबिक CIA के डायरेक्टर को यह कहा कि मेरा लेवल जो बाइडन का है, जो बाइडन मुझसे बात करेगा तो हम सारी उससे निगोशिएशन करेंगे। ये पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं बताते? गाफिल लहो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। अपने अंदर गैरत और खुददारी पैदा करो नूरुल आरफीन। हर वक्त थके थके सवाल मत पूछा करो, हर वक्त बुरा किस्म के सवाल मत पूछा करो, हर वक्त लोगों को मायूस मत किया करो, लोगों को मायूस मत किया करो। मतलब आप किसी और एंकर को, आप और किसी एंकर को कौन, आप किस एंकर को? सर आपको पता है कि अब आप रेड जोन में आ गए, आपको पता है। आपने जिस गैरत का ताना मुझे दिया, आप दिल पे हाथ रख करके बताइए मेरे नाजरीन को, मेरे अलावा कोई एक एंकर ऐसा है जो निजाम के जबड़ों में हाथ डाल करके सवालात करता है? मुझे बताइए कौन सा एक एंकर ऐसा है जो 5 दिन मिडिल क्लास लाइफ गुजार करके और छठे दिन आकर के जब ये वर्दी पहनता है तो वो जो सवाल करता है वो एक आम आदमी के जहन में सवालात होते हैं। मैं दिया हुआ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता। आप ये बात कर रहे हैं, वन साइडेड गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं। मेरी बात सुनिए सर, बात सुनिए। गैरत सिर्फ इमरान खान को रहमतुल्लाह अलैह कहना नहीं होती। जिस दिन मुनासिब समझूंगा यहां बैठ करके कहूंगा, और उस वजीर की तरह जो यहां सड़क इस पे खड़े होकर के डेस्क पे नाच रहा था उसकी तरह कहूंगा। पहले आप वैसा काम तो कर लीजिए। लेकिन बहरहाल मैं अपने गुस्से को ठंडा करता हूं, मैं अपने गुस्से को बिल्कुल ठंडा करता हूं आपकी इसी धीमी धीमी मुस्कुराहट के साथ। चलो यार, अच्छा आज की बात, आज का एंड रिजल्ट जो इंटरव्यू देते हुए डू मोर का जवाब नो मोर की सूरत में इमरान खान साहब ने दिया है। नूरुल आरफीन सही, अगर मर्द के बच्चे हो तो इस वक्त जनाब तारीफ करो कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने चाहे जुबान से कहा। मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि जुबान से पूरी दुनिया के सामने कहा वो खराज तहसीन के जो बात आप फरमा रहे हैं वो मेडिकली नॉट पॉसिबल है। सुन लीजिए यार, फिर उसके बाद मेडिकली आप गलत बात फरमा रहे हैं। मैं एक मर्द और एक औरत दोनों का बच्चा हूं, आपको शायद ये मालूम नहीं है। मेरी PCR से मुझे मुसलसल ताने दिए जा रहे हैं कि हम टाइम ओवर कर चुके हैं। सर मेरा टाइम खत्म हो चुका है, वरना मैं इस बात पे बहुत दूर तक जा सकता हूं। सर आपने इमरान खान को सल्यूट, नो मोर पे इमरान खान को सल्यूट। सर फयाजुल हसन चौहान को सल्यूट, फयाजुल हसन चौहान को सल्यूट। पाकिस्तान राज दुलारा पाकिस्तान, इमरान खान साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब की इस एक एफर्ट का सिला वजीर आजम अगर उनको नहीं मिला तो सर ये बड़ी ज्यादती होगी। फयाजुल हसन चौहान साहब को इस एफर्ट का सिला जरूर मिलना चाहिए। फयाजुल हसन चौहान साहब सर एक मरतबा फिर तहनीत, एक मरतबा फिर शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद खादिम को इतना वक्त दिया। नाजरीन ये थे फयाजुल हसन चौहान साहब। प्रोग्राम खत्म हुआ, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बशर्ते जिंदगी मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।